आप सभी का अनीता कोठारी की इस तीसरी वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आप स्लाइड्स को काफ़ी क्लियर पाएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। आपने उसमें देखा था कि T2G कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है और EG जो ऑर्बिटल्स होती है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप था उसको हमने क्या कहा था, डेलो। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन T2G में जाता है तो -0.4 डेलो के बराबर एनर्जी निकलती है, और जब भी इलेक्ट्रॉन EG में जाता है तो +0.6 डेलो के बराबर एनर्जी देनी पड़ती है। तो आज हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर देखो मैंने वर्ड क्या यूज किया है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा वर्ड यूज करने का मेन कारण ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन T2G में जाता है तो आपको पता है एनर्जी निकलती है, और जब भी एनर्जी निकलेगी तो वो संकुल को स्थायित्व प्रदान करेगी। और पहले वाले वीडियो में मैंने जो गैप बताया था T2G और EG के बीच में, वहाँ तब मैंने वर्ड यूज किया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी वो गैप बिटवीन T2G और EG के बीच में। अब हम देखते हैं फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए। वो है -0.4x + 0.6y इंटू डेलो प्लस ए पाई। यहाँ पर x है इलेक्ट्रॉनों की संख्या T2G ऑर्बिटल में, y है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स, डेलो इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, a नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पाई क्या है एवरेज पेयरिंग एनर्जी औसत युग्मन ऊर्जा। तो यहाँ पर ये दो जो बातें हमें ध्यान से देखनी है। अच्छा फॉर्मूला आप देखो आराम से याद करिए कैसे कि नीचे गया तो एनर्जी निकली यानी -0.4x, ऊपर गया तो एनर्जी देनी पड़ी यानी +0.6y डेल ओ प्लस ए पाई, है ना। यहाँ पर दो चीज़ हमें को दो टर्म को अच्छे से समझना है, एक तो है पाई और दूसरा डेलो। डेलो हमें मालूम ही है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, पाई कहलाती है एवरेज पेयरिंग एनर्जी औसत युग्मन ऊर्जा, है ना। यानी ऊर्जा की वह मात्रा जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए देनी पड़े उसको हम कहते हैं औसत युग्मन ऊर्जा। ये भी फिर से दो भागों से मिलके बनी है। सपोज इमेजिन करो किसी ऑर्बिटल में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसे युग्मित करना चाह रहे हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्रतिकर्षण में हमें जो ऊर्जा देनी पड़ रही है वो कहलाएगी कोलम्बिक रिपल्शन, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एनर्जी। अब किसी तरह से अगर वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में चला गया तो भी अगर उनका चक्रण समानांतर रहा तो वो नहीं रह पाएंगे। तो समानांतरण चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का चक्रण हमें प्रति समानांतरण करना पड़ेगा, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी पैरेलल इज नोन एज द एक्सचेंज एनर्जी। ओके, अब हम यहाँ देखें कि जो लिगेंड्स हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ लिगेंड्स डेल की वैल्यू को कम कर देते हैं, उनको हम कहते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, और यानी कि वीक फील्ड लिगेंड, शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे WFL। और कुछ लिगेंड्स जो डेल ओ के मान को बढ़ा देते हैं उनको हम क्या कहते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड। ओके, क्यों? क्योंकि डेल ओ के मान को बढ़ा रहे हैं, शॉर्ट में हम इनको कहेंगे SFL। अगर हम लिगेंड्स को उनकी प्रबलता के आधार पर जमाएं, इफ वी अरेंज द लिगेंड्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ, देन वी गेट अ सीरीज, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स। अगर हम लिगेंड्स को उनकी प्रबलता के क्रम में जमाएं तो हमें स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी प्राप्त होती है। तो इन लिगेंड्स को जो श्रेणी है वो आप देखिएगा CO, साइनाइड, NO2-, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, थायोसाइनाइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इनमें से जो शुरू के लिगेंड्स हैं वो हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और बाद वाले लिगेंड्स क्या हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। आपको मैं ये सीरीज अच्छे से याद करवा देती हूँ, मेरे साथ साथ देखिएगा CO, साइनाइड, NO2-। तो इनको याद कर लो, CO, साइनाइड, NO2-।
अब 3 का ग्रुप बनाओ, अमोनिया वाटर हाइड्रोक्साइड, अमोनिया वाटर हाइड्रोक्साइड। अब सारे हैलाइड्स ले लो, फ्लोराइड से स्टार्ट करके और बीच में थायोसाइनाइड डालना, फ्लोराइड, क्लोराइड, थायोसाइनाइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। हो गया याद? कैसे? 3 की ग्रुपिंग में याद करना, CO साइनाइड NO2 माइनस, अमोनिया वाटर हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, थायोसाइनाइड एंड ब्रोमाइड और आयोडाइड। इसको आप अच्छे से रट लें। अब आप ये देखिए कि हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन तो ये है कि पाई का मान कम हो डेलो के कंपैरिजन में, और दूसरी सिचुएशन ये है कि पाई का मान ज़्यादा हो डेलो के कंपैरिजन में, राइट? तो आप ऐसा करते हैं, मैं आगे वाली स्लाइड में पहले ये ले लेती हूँ आपको। आप ये डायग्राम देखिएगा, देखो ध्यान से। इस डायग्राम में मैंने कोबाल्ट +3 के 2 कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं। राइट हैंड साइड में अमोनिया के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और लेफ्ट हैंड साइड में फ्लोराइड के साथ में इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। आपको अभी अभी मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाई थी, क्या बताया था कि अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड फ्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगेंड। अमोनिया एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और फ्लोराइड एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। यानी अमोनिया के केस में डेलो का मान ज़्यादा है और फ्लोराइड के केस में डेलो का मान कम है। अब देखो, जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इसकी स्प्लिटिंग होगी, है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। सबसे पहले आप प्रबल क्षेत्र लिगेंड अमोनिया वाला देखो राइट हैंड साइड में, तो आप क्या नोट करोगे कि हमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कैसे भरेंगे? 1 2 3 एक एक करके T2G में तीनों डाल दिए भाई। अब आप देख रहे हो कि डेलो का मान बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, तो क्या होगा, नीचे ही इलेक्ट्रॉन को पेयर अप होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाई का मान कम है डेलो की तुलना में। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, देखो आप एक एक करके इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए यहाँ पर, है ना। अब आप इस साइड में आओ, फ्लोराइड वाले कॉम्प्लेक्स की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या नोट करोगे, अगेन हमने 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 एक एक करके हमने तीनों T2G में भर दिए। अब क्योंकि डेलो का मान इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया पहले, है ना, यानी EG में एक एक करके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गए। अब बचा हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, नीचे आएगा वापस और उसकी पेयरिंग हो गई, यानी कुल मिलाकर इसका विन्यास हो गया T2G4 और EG2। और इस केस में हम ये देखेंगे कि पाई का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है और डेल का मान कम होता है। यानी अब आपको मैं हर टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जो लिगेंड डेल के मान को बढ़ाते हैं, अमोनिया वाली साइड में देखो, वो सारे प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं और इस तरह से जो संकुल बनता है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स प्रबल क्षेत्र संकुल। यहाँ पर क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो ज़्यादा है, इसीलिए इसके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। क्या क्या नाम दिए हुए हैं, पहली स्लाइड में आ जाइए आप भले, या चलिए इसी में है, ऊपर देखिएगा आप कि इसमें पहली स्लाइड ला रही हूँ मैं, इसमें आप देखिएगा कि इसके हमने क्या क्या नाम दिए हैं कि अगर डेलो का मान ज़्यादा होता है तो ये कहलाते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, चक्रण युग्मित संकुल। क्यों? क्योंकि युग्मित हो गया चक्रण का। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, निम्न चक्रण संकुल, है ना। निम्न चक्रण संकुल क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या फिर कोवलेंट कॉम्प्लेक्स, यानी कि सहसंयोजक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर देखो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने पढ़ाई थी आपको कमियाँ, तो आपने क्या नोट किया था उसके अंदर कि इनर ऑर्बिटल जब हाइब्रिडेशन होता है तो वो होता है D2sp3, यानी अंदर वाली 3D ऑर्बिटल संकरण में हिस्सा लेती है ना। तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि कुछ जो लिगेंड्स थे वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, अमोनिया वगैरह, है ना, तो वो हमें वो समझा नहीं पाई थी VBT। यहाँ पर आप देखना कि CFT हमें क्या समझा रही है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस वो बनाती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के चक्कर में डेल का मान ज़्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का युग्मन करना पड़ता है, और जिससे अंदर वाले D कक्षक खाली रहते हैं और वो इनर ऑर्बिटल संकुल बनाते हैं। ठीक है भाई। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे वापस आ जाइए और यहाँ देखिए, अगर पाई का मान ज़्यादा है डेल के कंपैरिजन में तो ये फ्लोराइड वाला कॉम्प्लेक्स
अपने उल्टे हाथ की तरफ देखो तो आप क्या देखोगे कि इसमें डेल का मान कम है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए। तो ऐसे संकुल बिल्कुल उल्टे कहलाएंगे ऊपर वाले के। कैसे देखो, इस तरह के लिगेंड कहलाएंगे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, ओके, यानी वीक फील्ड लिगेंड। और इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, यानी दुर्बल क्षेत्र संकुल। और यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए देखो नाम सुनना ध्यान से, उसी के अकॉर्डिंगली वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस, चक्रण मुक्त संकुल या फिर हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स, उच्च चक्रण संकुल, या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस यानी बाह्य कक्षक संकुल, या फिर आयनिक संकुल। तो आप यहाँ पर देखो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्यों है ये, वो भी चीज वीबीटी की किसके समान हुई। वीबीटी ने आउटर ऑर्बिटल में क्या करवाया था, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करवाया था, यानी बाहर वाली 4d ऑर्बिटल को यूज किया था। वहां पर भी हमें ये बात क्लियर नहीं थी कि फ्लोराइड आउटर ऑर्बिटल क्यों बना रहा है। अब बताओ बच्चों, क्लियर हो गई ना, क्यों? क्योंकि फ्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड है, डेल का मान कम है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चले जाते हैं, सारे डी कक्षक भर जाते हैं, तो संकरण के लिए बाहर वाले डी कक्षक का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये देखो एक सीएफटी की सफलता है कि उसने हमें बताया कि क्यों कुछ लिगेंड आउटर ऑर्बिटल बनाते हैं और क्यों कुछ लिगेंड इनर ऑर्बिटल बनाते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल D1, D2, D3, D8, D9 एंड D10 कन्फिग्रेशन। देखो बच्चों क्या नोट किया, बताओ, ये नोट किया ना, क्या छोड़ दिया मैंने, 4, 5, 6 और 7 को। ठीक है, सोचिए दिमाग में ऐसा क्यों किया, समझे क्यों? क्योंकि D1, D2, D3, D8, D9 और D10 विन्यास को लिखने का केवल एक ही तरीका है, चाहे लिगेंड वीक फील्ड हो या चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। देख लीजिए आप देखो मैंने D1 की क्रिस्टल फील्ड की कैलकुलेशन करी है, तो D1 हमेशा क्या होगा, एकमात्र इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा लिगेंड वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड। D2 को भी हम इसी तरह से लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, T2G में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। D3 को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। ठीक है, इसी तरह से चाहो तो आप D8 को भी देखो, इमेजिन करो जरा, है ना, मुझे 8 इलेक्ट्रॉन भरने, कैसे भरूंगी, शुरू में T2G में 1 1 1 3 डाल दिए भाई। अब सपोज 1 मिनट के लिए वीक फील्ड है तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भरती है, 1 1 हो गए 5, वापस नीचे आ गए 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो T2G में 6 और EG में 2। अब अगर मैं सोचूं कि अगर हमारा लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो जरा सोचो क्या करना है, सारे 6 इलेक्ट्रॉन पहले T2G में भर दो। क्यों? क्योंकि 1 2 3 भरोगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेलो का मान ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन EG में नहीं जाएगा, हमने नीचे भर दिए इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन हमने EG में ऊपर भर दिए। यानी कहने का मतलब आप समझिए कि चाहे लिगेंड वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, जब भी हम इसे लिखेंगे तो ये इसी प्रकार ही लिखा जाएगा जैसा मैंने इसमें लिखा है। सेम थिंग इज विद D9 और D10 कन्फिग्रेशन। यानी कुल मिलाकर आप दिमाग में ये पिक्चर क्लियर रखें, D1, D2, D9, D3, D8, D9 और D10 विन्यास को लिखने का केवल एक ही तरीका है और यही कारण है कि इनकी कैलकुलेशन लिगेंड की प्रबलता पर निर्भर नहीं करती, चाहे लिगेंड दुर्बल क्षेत्र हो चाहे प्रबल क्षेत्र हो, इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान है वो हमेशा समान आता है। तो जब भी कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको देखो नेक्स्ट स्लाइड में करवाऊंगी, तो आप देखना कि उसमें आप ये ना देखें कि आप वीक है स्ट्रॉन्ग है या क्या है। अगर D1, D2, D3 कन्फिग्रेशन है या D8, D9, D10 है, तो आप देखो लिगेंड का कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन हमेशा सेम होगी। ओके, तो चलो अब हम कैलकुलेशन करते हैं D1 के लिए। हमने फॉर्मूला में क्या देखा कि जितने इलेक्ट्रॉन नीचे जाएं T2G में उसको तो मल्टीप्लाई कर दो -0.4 से। ओके, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -0.4, तो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आई, -0.4 डेलो के बराबर। क्लियर? अगली वाली D2 में देखो, 2 इलेक्ट्रॉन T2G में,
तो -0.4 इंटू 2 डेलो कितना हो गया, -0.8 डेलो के बराबर। D3 कन्फिग्रेशन में देखो क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन T2G में है, तो -0.4 इंटू 3 इक्वल्स -1.2 डेलो। ओके, तो ये थी इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। अब आप आइए D8 पर, ध्यान से देखिए। ऊपर वाले D1, D2, D3 में मैंने पेयरिंग एनर्जी नहीं लिखी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही नहीं है। अब नीचे आप देखो, मैं पेयरिंग एनर्जी भी लिखूंगी। अब आप आइए D8 के कैलकुलेशन पर। D8 में आप देखो, हमारा फॉर्मूला भी आपको याद है ना, क्या रिपीट कर लो, -0.4x प्लस 0.6y इंटू डेल ओ प्लस n पाई या a पाई। ओके, तो हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन T2G में है उसको -0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन EG में है उसको +0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए D8 विन्यास में T2G के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो सॉरी T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 कितना आ गया, -6 मल्टीप्लाइड बाय -0.4 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी T2G के 6 इलेक्ट्रॉनों को हमने -0.4 से मल्टीप्लाई किया, EG के 2 इलेक्ट्रॉनों को हमने +0.6 से मल्टीप्लाई किया, टोटल वैल्यू आ गई हमारी -1.2 डेलो, है ना। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो एक ही जगह मैंने 3 लिख लिया, और पाई क्या है, पेयरिंग एनर्जी का मान है, वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम नहीं लिख रहे यहाँ पर। ओके, अब D9 पे कैलकुलेशन आप खुद करिए, देखिए ध्यान से। जितने इलेक्ट्रॉन T2G में हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया -0.4 से, यानी 6 इंटू -0.4 प्लस जितने इलेक्ट्रॉन EG में हैं यानी 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.6 से, तो प्लस 0.6 इंटू 3 डेलो प्लस 4 इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो 4 पाई, हमारी ये वैल्यू आ गई -0.6 डेलो प्लस 4 पाई। D10 देखो कैलकुलेशन, -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 4 डेलो प्लस 5 इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो 5 पाई, यानी 0 प्लस 5। आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल होती है उसकी डेलो की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है ना। बाकी जो पेयरिंग एनर्जी का मान है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट होती है, राइट। तो इन विन्यासों के लिए देखो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम इन विन्यास, कौन सा, D1, D2, D3 और कौन सा, D1, D2, D3, उसके बाद D8, D9 और D10 की जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो वो फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वैल्यू हमेशा सेम आती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा कि इन कॉम्प्लेक्सेस का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है यानी चुंबकीय आघूर्ण होता है वो बिल्कुल वही होता है जो कि स्वतंत्र धातु फ्री मेटल का होता है। बताइए क्यों? क्योंकि इसका लिगेंड के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री मेटल आयन में होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, कॉम्प्लेक्स में होंगे। गॉट इट। तो अब हम आते हैं बची हुई कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल D4, D5, D6, D7 कन्फिगरेशन, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इन विन्यासों को लिखने के अलग अलग 2 तरीके होंगे, है ना। और यही कारण है कि आप ये देखोगे इनकी भी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन विन्यासों के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान लिगेंड की प्रबलता पर निर्भर करता है। यानी अगर लिगेंड वीक फील्ड है तो उसकी कैलकुलेशन अलग की वैल्यू अलग आएगी, और अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अलग आएगी। ओके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, है ना, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी, लेकिन जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि फ्री मेटल आयन है। या मैं ये कह दूं कि वीक फील्ड जो कॉम्प्लेक्स है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल उतनी ही होगी जितनी फ्री मेटल आयन में है। ओके। और यही कारण है कि जो वीक फील्ड
कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो फ्री मेटल के जैसा होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड जो कॉम्प्लेक्स है उसका उसके जैसा नहीं होता। अब आप कैलकुलेशन जब अपन इसकी करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए। अब मैंने दो सिचुएशंस डाल दी है, कन्फिग्रेशन लिख ली है कॉलम में D4, D5, D6, D7 है ना, लेकिन अब मुझे सिचुएशन डालनी पड़ेगी क्या, डेलो इज लेस देन पाई और डेलो इज मोर देन पाई, कि डेल का मान पाई से कम है या डेल का मान पाई से ज़्यादा है। अगर पाई का मान ज़्यादा है, डेल का मान कम है, तो हम उनको कहते हैं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है भाई। और अगर डेल का मान ज़्यादा है तो हम उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। अब आप देखिए D4 विन्यास को लीजिए, है ना, तो D4 विन्यास में आप क्या करोगे, T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन डाला, 1 2 3। अब क्या हुआ, T2G और EG के बीच ऊर्जा का अंतर कम है, यानी डेलो का मान कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, EG में चला गया। ओके, लेकिन अगर मैं इसी का स्ट्रॉन्ग फील्ड कन्फिग्रेशन बनाऊं तो आप ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, बताओ उसमें कि क्योंकि डेल ओ का मान ज़्यादा है, T2G और EG के बीच में ऊर्जा का अंतर ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा करके नीचे आ गया। क्लियर है, बोलो, ठीक है। और आप कैलकुलेशन तो जैसे मैंने पहले समझाई उसको देख लीजिए, बिल्कुल फॉर्मूला वो का हुई है कि T2G में इलेक्ट्रॉन को -0.4 से मल्टीप्लाई करना है, EG के इलेक्ट्रॉनों को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, डेलो लिखना है, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका नंबर लिख के पाई लिखना है। क्लियर है। D5 में भी देखिएगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन T2G में डाले, और डेल का मान कम है यानी T2G और EG के बीच में ऊर्जा का अंतर कम है, तो हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को फिर भेज दिया इसके EG ऑर्बिटल में 1 1 करके। ओके, लेकिन इस साइड में आप आएंगे राइट हैंड साइड में, तो वो क्या है, डेलो का मान उसमें ज़्यादा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, वो नीचे ही पेयर अप हो गया, क्योंकि पेयरिंग में उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ी है, पेयरिंग एनर्जी कम है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर अलग अलग विन्यास आया, अलग अलग कैलकुलेशन हुई, और कैलकुलेशन का वही फॉर्मूला मैंने इसके अंदर रखा है। मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से ये सारी कैलकुलेशंस आ गई होंगी। अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो लूँगी तो मैं आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग पैटर्न बताऊंगी, और आपको बताऊंगी बहुत ही जो माइन्यूट चीज़ें हैं कि किस तरह से टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में डिफरेंसेस होते हैं, क्यों हम G वर्ड लगाते हैं ऑक्टाहेड्रल के साथ जबकि टेट्राहेड्रल में नहीं लगाते, क्यों टेट्राहेड्रल ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जबकि ऑक्टाहेड्रल हाई और लो दोनों बनाते हैं। सारी बातें अपन नेक्स्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। ओके।